नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चरक सूत्र स्थान 7वें अध्याय नवेगान धारणीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। और ये अध्याय जो है स्वस्थ चतुष्क का तीसरा अध्याय है। हमने स्वस्थ चतुष्क के 2 अध्याय मात्राशिति अध्याय एंड तस्याशिति अध्याय दोनों को कवर कर लिया है। तो मात्राशिति अध्याय में हमने पढ़ा था मात्राशी स्यात्, मतलब मात्रा पूर्वक आहार करने के क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था मात्राशी स्यात् के फ़ायदे हैं, हमें बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। और उसके बाद हमने ये देखा कि सिर्फ मात्राशी स्यात् के फ़ायदे जो हैं, अगर हम ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं तो मात्राशी स्यात् के फ़ायदे हमें पूर्णतः नहीं मिलते हैं। तो इस अध्याय में हम उसको कोरिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमने अन्नपान को खा लिया, और जब हमने अन्नपान कर लिया तो उसके बाद ये जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के द्वारा उसका पाचन होने के बाद वो जो है सार भाग बनता है और दूसरा है किट्ट भाग बनता है। किट्ट अर्थात होता है मल भाग। तो ये मल जो हैं शरीर से बाह्य मतलब बाहर जाने के लिए उत्साहित होते हैं। मतलब हमारी बॉडी जो है उनको बाहर निकालने के लिए प्रयासरत रहती है। और यदि आपने उन प्रयासों को रोकने का प्रयास किया, नेचुरल अर्जेस को रोकने का प्रयास किया, तो आपको अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो आज हम उन्हीं बातों को जानने का प्रयास करेंगे। और ये पीजी एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेग संधारण, ये जो है एक प्रकार का निदान भी है। हर बीमारी के निदानों में वेग संधारण शब्द प्रयुक्त हुआ ही हुआ है। तो ये 7वां अध्याय है। अथातो न वेगान धारणीय अध्यायम व्याख्यास्यामः इति अस्मा भगवान आत्रेय जी, जो कि अपने 6 शिष्यों को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, वेगान धारणी अध्याय की व्याख्या करते हैं। तो इस अध्याय को सिस्टमैटिकली फॉर AIPGET पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें पहले से जाननी आवश्यक है। उन बातों के लिए मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, इसको आप एक बार अगर समझ लें तो ये चैप्टर आपके लिए एक खिलवाड़ बन जाएगा और खेल खेल में आप इस चैप्टर को सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो वेग हैं, अधारणीय वेग, जिनको धारण नहीं करना है, ये 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं। और 13 प्रकार के अधारणीय वेगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चरक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन चरक में 4 लाइन में लिखे हुए हैं। तो 4 लाइन याद करने से अच्छा है अष्टांग संग्रह क्या है, 2 लाइन वाला याद कर लो। वेगान धारयेद, वात विणमूत्र, छवट तृष्णा, निद्रा काश श्रम श्वास जिह्वा श्रुत रेतसाम, छर्दी रेतसाम। तो ये जो 13 हैं, 13 जो हैं बता दिए गए हैं। 13 जो हैं अधारणीय वेगों का विवरण यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। एक सेकंड, यहाँ पे 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का विवरण आपको मिल गया यहाँ पे। तो जो अष्टांग संग्रह है, इसमें कास की जगह, जो चरक में उसमें कास की जगह उद्गार है। जैसे इसमें कास है, निद्रा कास श्रम श्वास, तो कास की जगह उद्गार है किसमें, चरक में। बस यही अंतर है, और यही अंतर MD एंट्रेंस में कई बार पूछा हुआ है। क्या पूछते हैं, तो अष्टांग संग्रह में और चरक में, दोनों में कौन सा डिफरेंट है। तो कास और उद्गार का सिस्टम अलग है। उद्गार जो है चरक में है और कास जो है अष्टांग संग्रह में। बाकी जो है 12 सेम है।
इसको आप लोग याद रखिए। और दूसरा पॉइंट आ रहा है सुश्रुत। सुश्रुत जो हैं अधारणीय वेगों को उदावर्त में रखे हैं। उन्होंने 13 प्रकार के उदावर्त माने हैं और उन्हीं में अधारणीय वेगों को का उल्लेख किया है। अब जब उदावर्त की बात आ गई तो चरक भी उदावर्त बोलते हैं और उन्होंने 6 उदावर्तों की बात कही है। तो 6 उदावर्त आपको भी देखने को मिलेगा कि जो 13 में से शुरुआत के 6 हैं अधारणीय वेग, तो वही 6 ही हैं। तो मूत्र, पुरीस, शुक्र, अपान वायु, वमन। ये वमन नहीं बोलते, वमन जो है थेरापेटिक एमेसिस होती है, हमेशा छर्दी बोली जाती है। छर्दी एज ए डिजीज एंड वमन एज ए ट्रीटमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो छर्दी और छवत ये 6 जो हैं आपके चरक के 6 उदावर्त हैं। एक और महत्वपूर्ण, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये एमडी एंट्रेंस में कई बार पूछ चुका है, 5-6 बार पूछ चुका है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते, मंदाग्नो एक होता है और एक दूसरा है रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणा। मतलब वेगों का जो उदीर्ण है उसको धारण करने से ही समस्त प्रकार के रोग शरीर में व्याप्त होते हैं, हो जाते हैं। यह अष्टांग हृदय का है। पूछ लेगा कि अष्टांग हृदय का ये किस आचार्य ने दिया है, तो वाग्भट आचार्य ने दिया है। और वाग्भट अष्टांग हृदय में ये कोटेशन है, रोगा सर्वेपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणा। तो यही बातें है 13 प्रकार के वेग धारण नहीं करने चाहिए। तो अब हम लोग डायरेक्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि 4 है, न वेगान धारयेद धीमान मूत्रपुरीशयो न रेतसो न वातस्य न छर्दयो। ये बहुत बड़ा श्लोक हो जा रहा है, तो इसको समाप्त करने के लिए जो मैंने पहले बता दिया है 13 हैं, 13 की काश की जगह काश की जगह पर आप रख दीजिएगा, इसको उद्गार को रख दीजिएगा। ये नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेगान धारयेद वात विण मूत्र छवथु त्रिट क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जंभा क्षुत छर्दी रेतसाम। अष्टांग संग्रह सूत्र। एतान धार्यतो जातान वेगान रोगा भवन्ति। और इन्हीं के धारण करने से हमें समस्त प्रकार के रोग होते हैं। अब जो आ रहा है मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोग। तो मूत्र वेग रोकने से बस्ती मेहन और बस्ती में स्थूल हो जाएगा, मूत्र कृच्छ हो जाएगी। मूत्र कृच्छ मीन्स होता है कि यूरिन का बहुत कम मात्रा में बाहर आना। अगर आपने वेगों को रोक लिया तो अपान वायु बार बार बाहर आने के लिए उत्प्रेरित होती है और आप उसको बार बार रोकते हैं, तो एक हैबिट बन जाती है। मूत्र कृच्छ की समस्या उन्हीं लोगों में आती है जो मूत्र के वेगों को बहुत अधिक समय तक रोकते हैं। और ये जो बीमारियां हैं तुरंत नहीं होती, कई समय, बहुत लंबे समय तक अगर आप मूत्र के वेगों को अन्यथा ही रोक रहे हैं तो उसमें जो है आपको ये समस्या आ जाएगी। अब आ रहा है विनामो वंक्षणम आनाह स्याद लिंगम मूत्र निग्रहे। विनाम मतलब होता है अगर ब्लैडर फुल हो गया है तो आप जो हैं आगे की ओर झुक जाएंगे। देखिए लिखा हुआ विनाम वेदना काल में शरीर का आगे झुक जाना। देखते ही होंगे जो मूत्र के वेग को बहुत अधिक रोकते हैं वो आगे की ओर झुक के चलने लगते हैं। तो ये विनाम शब्द यहाँ पे आया है मूत्र के वेगों को रोकने के लिए। अब इसके बाद जो आ रहा है मूत्र
वेगावरोध जन्य रोगों की चिकित्सा। तो इसमें चिकित्सा का भी वर्णन आ जा रहा है, जो वो रोग हैं उनकी चिकित्सा। तो चिकित्सा में सबसे पहले आ रहा है स्वेद, अवगाह, अभयंग, सर्पिस, अवपीड़क। अवपीड़क सर्पी का प्रयोग है इसमें बताया गया है। तो मूत्र के वेग को रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाएं तो स्वेदन यानी स्वेदन कराइए उसका। तो देखिए वंक्षण प्रदेश में बहुत अधिक स्वेदन नहीं कराते, ये पूरे बॉडी में स्वेदन आप कराइए। अवगाहन, टब बाथ कराने से थोड़े से वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ के जो वात जनित रोग हैं वो शांत होते हैं, क्योंकि शीतलता को ख़त्म करता है टब बाथ। और अभ्यंग करना, मसाज से ऑयली मसाज कीजिए। अवपीड़क सर्पी का पान करने को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवपीड़क सर्पी मूत्रे प्रतिहते कुर्यान त्रिविधम बस्ती कर्मच। ये जो 2 पॉइंट है, अवपीड़क सर्पी और त्रिविध बस्ती, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मूत्र वेग संधारण की चिकित्सा में। कुर्याद त्रिविधम बस्ती कर्म और सर्पिस अवपीड़क सर्पी। अवपीड़क सर्पी में क्या करते हैं कि प्रचुर मात्रा में घी का प्रयोग करते हैं। विमर्श में लिखा हुआ है कि प्रचुर मात्रा में घी का प्रयोग। मूत्र जेसु तु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रा योजनाद्वयम अवपीड़क मेत संगीतम। तो मतलब सब प्राग भक्तम, भोजन के पहले घृत का पान बताया गया है। उसके बाद भोजन के बाद लेकिन जीर्णांतिक होनी चाहिए, मतलब भोजन पच चुका हो। आपका 3 घंटे में भोजन पचता है, मतलब लगभग 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपका समय हो उसके बाद ही प्रयोग करें। अब आ रहा है दूसरा पॉइंट, पुरीस वेग रोध जन्य रोग। तो पुरीस वेग रोध जन्य रोग हैं पक्वासः शिरः शूलम वात वर्चो अप्रवर्तनम। पक्वासः शिरः शूलम, तो पक्वासे में शूल होगा, सिरह का शूल हो जाएगा। देखिए सिर के शूल में पुरीस का वेग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पुरीस का वेग रुका हुआ है तो आपके सिर में शूल होने के चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज जो अपान वायु है वो नीचे की ओर गमन करना चाहती है और आपने उसको नीचे जाने से रोक दिया, तो वो क्या करेगी, ऊपर की ओर गमन करेगी। और जैसे ही ऊपर करेगी सिरह, वो सिर प्रदेश में जाकर वात का संचय करने लगेगी। और जहाँ भी वात की वृद्धि हुई वहाँ पर शूल होना लाजमी है। पक्वाशः शिरशूलम वात वर्चो प्रवर्तनम। अपान वायु, मल का रुक जाना। अब आ रहा है पिंडिको उद्वेशनम आधमानम पुरीशे स्याद धारिते। तो जंघा में की पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है और पेट में आधमान होते हैं। क्यों आधमान होते हैं? क्योंकि मला अवरोध की स्थिति व्याप्त है, तो आधमान होना तो तय है। अब बात आ रही है आपकी पुरीश वेग रोधजन्य रोगों की चिकित्सा कैसे की जाएगी। तो स्वेद अभ्यंग अवगाहस्य वर्तयोः बस्ति कर्म च। स्वेदन दे दीजिए, अभ्यंग दे दीजिए, अवगाह दे दीजिए, अवगाहन कराइए। और वर्तयोः बस्ति कर्म च, गुदा में बर्ती रखिए, गुदा में जो है वर्ती का प्रयोग कीजिए। और बस्ती कर्म तथा प्रमाथी अन्नपान का सेवन हितकारी होता है। और प्रमाथी अन्नपान क्या है? हितम प्रतिहते वर्चस्या अन्नपान प्रमाथी च। तो प्रमाथी अन्नपान आगे के विमर्श में लिखा हुआ है। प्रमाथी अन्नपान वह है जो स्रोतों के मल को अलग करे, निज वीर्येण यद द्रव्यम स्रोतेभ्यो दोष संचयम
निरस्यति प्रमाथि, मतलब अपने ही गुणों से, अपने वीर्य से जो स्रोतों के मल को शुद्ध कर दे, स्रोतों के मल को शुद्ध कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाथी अन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आ रहा है मरीच और वचा। मरीच शब्द से आप ये समझिए कि जो मरीच होता है, काली मिर्च, ये स्रोत से मलों को बाहर निकाल देता है। एक इसके बारे में मैं बता दूं, जो टर्मरिक होता है जिसके अंदर क्यूरक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, इसका जब आप मरीच के साथ प्रयोग करेंगे तो ये 10 गुना ज़्यादा कारगर होगा। क्यों कारगर होगा? क्योंकि जो मरीच है वो पूरे के पूरे स्रोत को शुद्ध कर देता है, और जैसे ही स्रोत शुद्धि होगी तैसे ही आपके जो भी हल्दी के यौगिक हैं वो प्रभावशाली कार्य करने लगेंगे।